हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एहसान नर्सिंग लेक्चर पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एहसान नर्सिंग लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और आई बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट लेक्चर में जैसे अपन ने सिजोफ्रेनिया का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है, कौन से ओरिजिन से ही लिया गया है वर्ड और इसके जो भी क्लिनिकल फीचर्स हैं उनके बारे में अपन ने बात करी थी। आज इस लेक्चर में अपन बात करेंगे ICD-10 क्लासिफिकेशन में इसमें कौन से चैप्टर्स को रखा गया है, इसके अलावा कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, क्या मैनेजमेंट्स का क्या जाता है, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ICD-10 क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले अपन को ये याद रखना है कि जो सिजोफ्रेनिया है उसको अपन ने कहाँ रखा गया है, F20 से F29 में। ठीक है, F20 से F29 के अंदर सिजोफ्रेनिया, सिजोटिपल डिसऑर्डर और डेल्यूशनल डिसऑर्डर को अपन ने रखा है। किसको रखा है? सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया, सिजोटिपल और डेल्यूशनल जो डिसऑर्डर है उसको अपन ने रखा गया है F20 से F29 के अंदर। अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सिजोफ्रेनिया को, तो पर्टिकुलर सिजोफ्रेनिया को अपन ने किस में रखा है? F20 से F20.0 से F20.9 के अंदर अपन ने किसको रखा है? सिजोफ्रेनिया को रखा है। ठीक है, इसके अलावा उसको याद रख सकते हैं PSC इन यूपी राजस्थान। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यूपी और राजस्थान ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्या है, PSC सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एरिया वाइज भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन वाइज भी ज़्यादा है। इस ट्रिक से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन से चैप्टर में कौन सा रखा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं PHC UPRS। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसको अपन ने कहाँ पे कैसे रखा। ठीक है, तो P से आता है अपना कौन सा सिजोफ्रेनिया? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड। S से आता है हैप्पीफ्रेनिक, हैप्पीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। C से आता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। U से आता है अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। P से आता है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। और R से आता है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। और S से आता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये क्या है, इसके टाइप्स हैं, या अपन कह सकते हैं ICD-10 के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया हुआ है। बात करते हैं, इसको अपन ने रखा है F20.0 में, F20.1, F20.2, F20.3, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ F20.4, ये हो गया 20.5 और F20.6। इसके अलावा दो और होते हैं जैसे कि अदर और अनडिफरेंशिएटेड, उसको अपन लिख सकते हैं F20.8 और F20.9। ठीक है, उसको अपन क्या लिखते हैं? अदर और अनडिफरेंशिएटेड, अदर सिजोफ्रेनिया, या फिर अपन लिख सकते हैं अनस्पेसिफाइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, पर्टिकुलरली अपन PSC, यूपी और राजस्थान, मतलब जो RS लिखा हुआ है इसको अपन जो है 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो अपन एक ट्रिक से याद रखा है PSC इन यूपी और राजस्थान। अब बात करते हैं 1 by 1 पर्टिकुलर टाइप्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले अपन? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। अब देखिए, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, एक तो कि पैरानोइड, पैरानोइड का मतलब ही क्या होता है? डेल्यूजनल। क्या मतलब होता है? डेल्यूजनल मींस यहाँ पे क्या होगा? डेल्यूजन प्रेजेंट होगा। कौन सा डेल्यूजन प्रेजेंट होगा यहाँ पे? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसे ऐसा लगता है कि
जो पेशेंट या क्लाइंट उसे ऐसा लगता है कि उसे जो है कोई किल करना चाहता है। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि उसे कोई किल करना चाहता है या फिर उस पे जो है कोई स्पाई रख रहा है, मींस उसका जो है पूरे टाइम जो है कोई ध्यान रख रहा है, ठीक है। या फिर किल करने के द्वारा कौन से मेथड हो सकते हैं, उसको ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल में जो टैबलेट दी जा रही है या फिर जो उसको भी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, पॉइजन है और उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस तरह के विचार जो है उसमें देखने को मिलते हैं। मींस कौन सा डेल्यूजन प्रेजेंट होता है, परसिक्यूशन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि डेल्यूजन और परसिक्यूशन का प्रेजेंट होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर होता है। दूसरी बात अपन और याद रखें इसके अंदर तो क्या कि डेल्यूजन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जो है वो क्या है, अगर इन 6 टाइप अपन ने जो देखे उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो सिजोफ्रेनिया होता है वो कौन सा होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी, इसके अलावा एक और याद रखना है कि यहाँ पे अपन को हेलुसिनेशन भी देखने को मिलता है। कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन, गस्टेटरी हेलुसिनेशन। अब गस्टेटरी हेलुसिनेशन क्या होता है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि पर्सन जो है, सबसे पहले तो अपन देखें कि हेलुसिनेशन क्या होता है। तो हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एब्सेंट है, मींस ऑब्जेक्ट रियल में प्रेजेंट नहीं है, फिर भी पर्सन को लगता है कि कुछ है और उसका वो क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। मींस इन्वायरमेंट में किसी प्रकार की कोई स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी उसको जो है वो इंटरप्रेट करता है, उससे अपन क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन कहते हैं। और इल्यूजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है बट उसका क्या करता है, मिस इंटरप्रिटेशन करता है, मींस जो इंटरप्रेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, उससे अपन क्या कहते हैं, इल्यूजन, जो किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। बट हेलुसिनेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है, फिर भी उसको जो है उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसे अपन कहते हैं हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन जो है जनरली या फिर मोस्टली जो है साइकेट्रिक पेशेंट या मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट में ही प्रेजेंट होता है, नॉर्मल में नहीं होता है। जबकि इलनेस जो है दोनों में प्रेजेंट हो, सॉरी इल्यूजन जो है दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है इल्यूजन और हेलुसिनेशन में। यहाँ पे जो अपन को हेलुसिनेशन देखने को मिल रहा है वो है गस्टेटरी। गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, मींस उसके जो टंग है वहाँ पे जो है किसी प्रकार का कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसको क्या है वहाँ पे टेस्ट जो है फील होता है, भले वो स्वीट टेस्ट हो या फिर बिटर टेस्ट हो, ठीक है, उसे कहा जाता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में इतना से याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन प्रेजेंट होता है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन इसमें देखने को मिलता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो अपन को पता होने चाहिए। इसके अलावा अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ईसीटी करते हैं अपन, ठीक है, ईसीटी जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ये अपन ने बात करी किसकी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की। बात करते हैं अगले सिजोफ्रेनिया, हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया की। अब हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया जो होता है वो ऐसा सिजोफ्रेनिया है जिसका इन सब टाइप में अगर देखें तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है और उसमें कभी भी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, मींस कभी भी रिकवरी नहीं होगी, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। दूसरा रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, रिकवरी जो है वो कभी भी नहीं होती, रिकवरी नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि जो पर्सन होता है वो कैसा हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है। अब डिसऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस, एक्चुअली में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि सोसाइटी के हिसाब से अपन चलता है, सोशल स्किल्स जो होती है वो क्या होती है, एकदम इंटैक्ट होती है। जैसे कि जो यूरिनेशन है, डिफिकेशन है, मेस्ट्रिब्यूशन है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो क्या होती है, सब प्राइवेट होती है। बट डिसऑर्गेनाइज के अंदर क्या होता है कि पर्सन जो है वो क्या कर देता है, यूरिनेशन डिफिकेशन बेड पे ही कर देता है या फिर जहाँ पर भी बैठा रहता है वहीं पे क्या कर देता है, यूरिनेशन और डिफिकेशन कर देता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, जैसे कि जो पर्सन है वो क्या करता है, ओपनली मैस्टरब्यूट कर सकता है, ठीक है, ओपनली मैस्टरब्यूट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोशल स्किल्स होती है वो क्या होती है, इम्पेयर्ड होती है, सोशल स्किल्स क्या होगी, इम्पेयर्ड होगी। मींस जो हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया है उसमें पर्सन जो है पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पर बैठता है वहीं पे यूरिनेशन डिफिकेशन कर देता है या ओपनली मैस्टरब्यूट कर देता है। ये जो है सारी क्या है, सोशल स्किल्स में इम्पेयर्ड होती है, इसलिए अपन को क्या कहा है, डिसऑर्गेनाइज किया है।
इसके अलावा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे पर्सन जो है वो चाइल्डिश या फिर सिली बिहेवियर शो करता है, चाइल्डिश या सिली बिहेवियर शो करता है। चाइल्डिश सिली बिहेवियर आपको पता है कि जो बच्चा होता है वो भी क्या करता है, ओपनली यूरिनेशन डिफिकेशन करता है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि चाइल्डिश या फिर सिली बिहेवियर जो है क्लाइंट शो करता है। दूसरी बात यहाँ पे जो प्रोग्नोसिस होते हैं सबसे वर्स्ट होते हैं, रिकवरी यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और होते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते होंगे। अपन बात करें कि यहाँ पे जो प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी शुरुआत होती है वो क्या होती है, लेट होती है, लेट ऑनसेट। अब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ऑनसेट जो होती है हेडिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में अर्ली होती है या लेट होती है। तो अपन को पता होना चाहिए कि ये लेट ऑनसेट होती है, बट जो प्रोग्नोसिस होता है सबसे वर्स्ट होता है, पर्सन चाइल्डिश और सिली बिहेवियर शो करता है, और ये कैसे होता है, डिसऑर्गेनाइज होता है। ये बात करिए अपन ने किसकी, हेडिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। इससे बाहर जो है कुछ नहीं जाएगा या किसी भी इससे बाहर जो है पूछते नहीं। बात करेंगे तीसरे सिजोफ्रेनिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक। अब केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की अगर बात करें तो अगर अपन वर्ड्स की देखें तो केटा मतलब होता है क्या, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, और टोनिक, टोनिक मतलब होता है मसल टोन, मसल्स किससे रिलेटेड होती है, मोटर से। मींस यहाँ पे क्या होता है कि जो मोटर बिहेवियर है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। मोटर बिहेवियर जो होता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा एक छोटे से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है या वर्स्ट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा होता है, अच्छा होता है, गुड प्रोग्नोसिस होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि अपन जो ट्रीट कर रहे हैं उसके बाद पर्सन जो है रिकवर कर जाता है। तो हाँ यहाँ पे जो है कर जाता है, मीन्स गुड प्रोग्नोसिस होता है, बट इसकी जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, अर्ली ऑनसेट। मतलब जो अपन ने हेडिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट जो है अपन को यहाँ पे ऑनसेट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अपन लेट और सडन ऑनसेट जो है अपन को देखने को मिलता है। ये जो है वन लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा टाइप है सिजोफ्रेनिया का जो कि इसका प्रोग्नोसिस गुड है और इसकी ऑनसेट जो है वो सडन अचानक से होती है और लेट है, तो वो कौन सा होता है, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में एक चीज और याद रखें कि यहाँ पे कौन सा सिजोफ्रेनिया का टाइप है, जैसे यहाँ पे ईसीटी जो है मोस्ट इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे जो ईसीटी है वो क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अपन कह सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में होती है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में ईसीटी जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। इसके बारे में बात करते हैं कि अपन ने जैसे देखा कि इसके अंदर क्या होता है, मोटर बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद में ये जो है पर्टिकुलरली दो टाइप का होता है, एक होता है केटाटोनिक स्ट्यूपर, एक होता है केटाटोनिक एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट। अब इसे नाम से पता चल रहा है कि एक्साइटमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्टिविटी है पर्सन की वो क्या होगी, इंक्रीज हो रखी होगी, एक्टिविटी इंक्रीज हो रखी होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ये अपन को बेसिक से पता होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि जैसे एक्टिविटी बढ़ी हुई है ना, एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो रही है। अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, पर्सन की जो साइकोमोटर एक्टिविटी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगा देखिए अपन सही से देखते हैं इसको। पर बात कर रहे हैं केटाटोनिक एक्साइटमेंट की, केटाटोनिक एक्साइटमेंट। अब केटाटोनिक एक्साइटमेंट में क्या क्या होगा कि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज। अब क्या होगा कि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो पर्सन जो होगा उसको क्या होगा, रेस्टलेसनेस फील होगा, मींस आराम नहीं मिलेगा। जब पर्सन है उसको आराम नहीं मिलेगा, मींस वो क्या फील कर रहा होगा, रेस्टलेसनेस। जब रेस्टलेसनेस फील करेगा तो पर्सन क्या होगा, अग्रेसिव होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, अग्रेसिव होगा। अग्रेसिव होने के बाद पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, वायलेंट बिहेवियर भी शो कर सकता है, वायलेंट बिहेवियर भी ये कर सकता है, शो कर सकता है। मींस साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, इसमें क्या होगा, रेस्टलेसनेस से लेकर एग्रेसिव हो सकता है या फिर पर्सन जो है वो वायलेंट बिहेवियर भी शो कर सकता है केटाटोनिक एक्साइटमेंट में। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। अब बात करते हैं कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है, इसके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट उनके बीच में क्या होता है, किसी प्रकार का लिंक नहीं होता, बट नो लिंक बिटवीन देम, बट नो लिंक
बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि पर्सन है एक्साइटेड मोड में, साइकोमोटर एक्टिविटी भी है, आराम नहीं मिलेगा, अग्रेसिव होगा, पर्सन वायलेंट भी हो सकता है। इसके अलावा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज का प्रेजेंट होना। मींस पर्सन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात करेगा, फिर दूसरे पे स्विच ऑन करेगा, फिर तीसरे पे स्विच ऑन करेगा। बट क्या होगा, कभी भी उनके टॉपिक से बीच में क्या होता है, कोई लिंक प्रेजेंट नहीं होता है, उसे तो कहते हैं अपन क्या, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है कि टॉपिक से स्विच ऑन तो करता है, बट उन टॉपिक से बीच में क्या होता है, लिंक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पे अपन ये तीन चीजें देखी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है वो क्या होती है कि पर्सन जो होता है कभी कंडीशन ऐसी होती है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी डेथ भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, मतलब पर्सन जो होता है उसका हाइपरथर्मिया में चला जाता है। हाइपरथर्मिया, पर्सन की बॉडी जो होती है वो रिजिड हो जाती है, रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, रिजिडिटी। इसके अलावा अपन को और क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा अपन को मतलब पर्सन जो होता है उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन, हाइपरथर्मिया, रिजिडिटी और डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इस चीज को अपन क्या कहते हैं, इस चीज को अपन कहते हैं एक्यूट लीथल कैटाटोनिया, एक्यूट लीथल कैटाटोनिया, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, परनीशियस कैटाटोनिया, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की। इसमें क्या होता है, कभी कभार सिम्टम्स या एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि बॉडी में हाइपरथर्मिया में चली जाती है, डिहाइड्रेशन और रिजिडिटी हो जाती है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, एक्यूट लीथल कैटाटोनिया या फिर परनीशियस कैटाटोनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के बाद में स्ट्यूपर की। अब सिंपल सी बात है कि स्ट्यूपर की कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा, पर्सन की जो एक्टिविटी है और वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कैटाटोनिक स्ट्यूपर, ठीक है। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं कि एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी मतलब पर्सन के अंदर डिप्रेशन जैसे फीचर्स जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डिप्रेशन जैसे फीचर प्रेजेंट होंगे। पर्सन जो होगा वो क्या होगा, एपैथी, एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है, एपैथी का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या होगा, इमोशंस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ इमोशंस, ठीक है। इमोशंस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इमोशन, फीलिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है, मूड अफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट जो लेक्चर पार्ट था उसमें मैंने इसको समझा दिया। तो यहाँ पे एपैथी, लॉस ऑफ इमोशन, डिप्रेशन के सिम्टम जो है कैटाटोनिक स्ट्यूपर में देखने को मिलता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो क्या है, वैक्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर अपन क्या कह सकते हैं उसको, कैटालेप्सी, ठीक है। ये होता क्या है, देखिए वैक्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी, ये आ रहा है लेप्सी, मतलब इसमें होता क्या है कि पर्सन एक ही पोजीशन पर लंबे समय तक बैठा रहता है या कोई सी भी पोजीशन जो है उसको लंबे समय तक क्या करता है, रिटेन रखता है। मैं क्या लिख सकते हैं, रिटेन पोजीशन, सेम पोजीशन फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब लंबे समय तक क्या है, एक ही पोजीशन को क्या है लेके बैठा रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वैक्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी। जैसे कि पर्सन जो है वो व्हील चेयर पे ऐसे बैठा है तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा लंबे टाइम तक, उसे अपन क्या कहते हैं, वैक्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कैटालेप्सी। एक वर्ड सिमिलर यहाँ पे और आता है, इसका मतलब जो है कैटाप्लेक्सी, देखिएगा एक वर्ड और आता है कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी, ठीक है। ये तो है क्या, लेप्सी, और ये क्या है, प्लेक्सी। तो कैटालेप्सी और कैटाप्लेक्सी, इसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कैटाप्लेक्सी में क्या होता है, जनरली इसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो है अचानक से क्या होता है, उसकी मसल टोन में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, सडन लॉस ऑफ मसल टोन। अब मसल टोन का अचानक से लॉस क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव इमोशन, एक्सेसिव इमोशंस, ठीक है, एक्सेसिव इमोशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा हंस रहा है ना, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो एकदम से क्या होता है, एक्सेसिव इमोशन की वजह से कैटाप्लेक्सी प्रेसिपिटेट होता है और अचानक से मसल
टोन क्या होगी, लॉस होगी, लॉस होते ही पर्सन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है, कैटाप्लेक्सी, और ये होता है कैटालेप्सी। इन दोनों के बीच में जो है ये डिफरेंस होता है जो अपन को पता होना चाहिए कॉम्पिटिशन के हिसाब से कि कैटाप्लेक्सी क्या होता है और कैटालेप्सी क्या होता है। ठीक है, तो कैटाटोनिक जो स्ट्यूपर है उसकी पहचान क्या है, रेक्सीफ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी। ये बात करिए अपन ने किसकी, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की। इसके अंदर अपन को ऑनसेट पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो शुरुआत है वो अचानक से होती है और कैसे होती है, लेट होती है, बट इसके अंदर प्रोग्नोसिस क्या है, अच्छा है, और ईसीटी जो होती है मोस्ट कॉमनली सी के लिए यूज की जाती है। अपन ने बात कर ली है पीएचसी, अब बात करते हैं यूपी। फोर्थ वन आता है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अब नाम से चल रहा है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ऐसा सिजोफ्रेनिया जिसको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया के क्या होते हैं, सब टाइप के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको क्या कहा जाता है, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। बात करते हैं पी से, बात करते हैं पी से पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, जो अपना क्या है, फिफ्थ टाइप है सिजोफ्रेनिया का, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। अब पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि पोस्ट सिजोफ्रेनिक मतलब ऐसा जिसके अंदर क्या हो गया, सिजोफ्रेनिया हो चुका है, उसके बाद में किसी के अंदर अगर तुमको डिप्रेशन देखने को मिलता है, वो कंडीशन क्या होती है, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। मतलब सिंपल सा अपन ऐसे समझ सकते हैं कि पर्सन को पहले सिजोफ्रेनिया हुआ है, फिर उसके जो ट्रीटमेंट किया उसमें वो रिकवर हो गया, बट फिर भी पर्सन को जो है वो सिम्टम्स अपीयर है, मींस पर्सन जो है उसमें इनसाइड प्रेजेंट है कि उसको जो ये बीमारी है और वो ठीक ही नहीं हो रही, वो लंबे समय तक क्या है उसकी मेडिसिन ले रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। मींस ये पर्टिकुलर एक ऐसा टाइप है जहाँ पे अपन को सुसाइडल टेंडेंसी जो है देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक यही टाइप है जिसके अंदर अपन को सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अपन को न्यूरोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन से सिम्टम मिलते हैं, न्यूरोटिक सिम्टम्स। अब न्यूरोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, न्यूरोटिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एंजाइटी है, एंजाइटी, फोबिया और ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस टाइप के सिम्टम्स जो होते हैं अपन को देखने को मिलते हैं। मेन चीज क्या याद रखनी है कि यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोटिक सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा उनको कोई चार्ज इसमें नहीं रखना है। नेक्स्ट टाइप होता है पोस्ट सिजोफ्रेनिया के बाद में यूपीआरएस, राजस्थान। आर से अपन क्या रखेंगे, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। क्या आएगा, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। अब रेजिडुअल से नाम से पता चलता है कि पर्सन जो है उसको सिजोफ्रेनिया है था, अब रेजिडुअल मतलब बचा हुआ है, अवशेष है। मींस इसमें क्या हुआ होगा, इसमें कंडीशन क्या होती है कि पास्ट में कम से कम एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया, मतलब पास्ट में कम से कम एक एपिसोड जो है सिजोफ्रेनिया का क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कब प्रेजेंट है, पास्ट में, मतलब पहले जो है उसको एक बार जो है एक एपिसोड सिजोफ्रेनिया का प्रेजेंट है, बट रिसेंट टाइम में क्या है, बट अभी क्या है, नो साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट, मतलब अभी जो है किसी प्रकार का कोई साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट नहीं। साइकोटिक सिम्टम माने कि किसी प्रकार का डेल्यूजन या हेलुसिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मींस डेल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम होते हैं, तो वो क्या है यहाँ पे पूरी तरह से एब्सेंट है। तो फिर यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव सिम्टम प्रेजेंट होंगे। नेगेटिव सिम्टम कौन से पढ़े थे अपन ने, 5A पढ़े थे। ठीक है, 5A जो अपन ने पढ़े थे पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, सिम्टम्स के अंदर वो 5A नेगेटिव सिम्टम यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बट साइकोटिक सिम्टम जैसे कि डेल्यूजन हेलुसिनेशन यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेजिडुअल में बस इतना याद रखना है कि एटलीस्ट एक एपिसोड जो है पास्ट में सिजोफ्रेनिया का आ रखा है, बट रिसेंट टाइम में किसी प्रकार का साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, उसे कहा जाता है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। और यहाँ पे जो है नेगेटिव सिम्टम जैसे कि 5A जो होता है वो क्या है, प्रेजेंट है किसके अंदर, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में। एक चीज यहाँ पे ये और भी याद रखिएगा कि रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया के अंदर सोशल रिकवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है, मतलब सोशल रिकवरी पर्सन के अंदर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट टाइप अपना बचा है, इसमें अपन को इतना पता होना चाहिए सोशल रिकवरी हो जाती है, एटलीस्ट एक एपिसोड आया हुआ होना चाहिए और नेगेटिव सिम्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट वन है अपना सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया के बारे में
दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली लास्ट टाइप है तो सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया में एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के बाद में जो सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है वो इसी का ही होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। अपन ने बात करी कि प्रोग्नोसिस सबसे वर्स्ट होता है किसका, हेबिफ्रेनिक का। हेबिफ्रेनिक के बाद में जो दूसरे नंबर पे जो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है वो सिंपल सिजोफ्रेनिया का होता है। यहाँ पे याद क्या रखना है कि डेल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मींस यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे अपन को पता है कि जो नेगेटिव सिम्टम्स है उनको ट्रीट करना क्या होता है, मुश्किल होता है, पॉजिटिव को करना आसान होता है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिम्टम भी प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे प्रोग्नोसिस क्या देखा गया है, वर्स्ट देखा गया है। ठीक है, ये तो अपने थे क्या टाइप्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा देखने वाला हेलुसिनेशन कौन सा है। तो इसको अपन ने एक से तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन होता है वो कौन सा होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन में भी अगर आपको पूछ ले कि कौन सा, तो अपन ने बात करी थी थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा और मुझे जो है बाहर इधर कोई भी इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है, पर वो जो भी बात करे वो मुझे सुनाई दे रही है, वो क्या है, थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप पूछे तो कौन सा आएगा, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इसीटी के लिए कौन सा टाइप सबसे ज्यादा, मतलब इसीटी कौन से टाइप सिजोफ्रेनिया के अंदर इफेक्टिव होती है, तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ये बात कर ली अपन ने टाइप। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। ठीक है, बात करते हैं अपन इसकी मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट क्या होगा सिजोफ्रेनिया का, मैनेजमेंट। तो सबसे पहला मैनेजमेंट क्या दिया गया है, साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी। अब साइकोफार्मेकोलॉजी मैंने जो है फार्मेकोलॉजी वाली जो है लिस्ट में सारी पढ़ा रखी है। एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक, एंटी एंजाइटी, सारी मैंने पढ़ा रखी है। आप वहां से भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी में अपन कौन सी यूज करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग। अब एंटी साइकोटिक ड्रग में भी कौन सी आती है, दो आती है। एक तो आती है टिपिकल जो कि क्या है, कन्वेंशनल ड्रग है, और एक होती है एटिपिकल। ठीक है, एटिपिकल जो होती है वो क्या है, कन्वेंशनल है। यहाँ पे क्या आता है, अपन को ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना है, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल। अब हेलोपेरिडोल के साथ अपन क्या देते हैं, जैसे हॉस्पिटल में अपन काम करते हैं तो अपन पता है कि प्रोमिथाजिन साथ में दी जाती है, प्रोमिथाजिन कह दूं, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, और एंटी पार्किंसन ड्रग साथ में दी जाती है। क्योंकि जो ड्रग है उसके क्या है, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है, तो साथ में अपन एंटी पार्किंसन ड्रग देते हैं। ठीक है, हेलोपेरिडोल के साथ। अब हेलोपेरिडोल की डोज की अगर बात करें तो कितनी होती है, 5 से 100 mg। 5 से 100 mg अगर अपन क्या दें, ओरली। ठीक है, और इंजेक्शन फॉर्म में दें तो 5 से 20 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली एक दिन में। ठीक है, ये अपन देते हैं इसकी डोज। क्या है, हेलोपेरिडोल। अगर अपन हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो अपन को पता है कि हेलोपेरिडोल के साथ अपन प्रोमिथाजिन देते हैं। इसके अलावा एक प्रोमिथाजिन क्या होती है, जो भी एनाफिलेटिक रिएक्शन होती है उसको सप्रेस करने के लिए काम आती है, इसलिए अपन हेलोपेरिडोल के साथ देते हैं। इसके अलावा अपन सिडेटिव के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसका जो डोज होता है ओरली 5 to 100 mg होता है, और जबकि इंट्रामस्कुलर में अगर दें 5 से 20 mg होता है। अगर बात करें एटिपिकल की, तो एटिपिकल के एग्जांपल क्या है, एटिपिकल के एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजिन, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन है। ठीक है, क्लोनाजापाइन, क्लोंजापाइन है। ये सारे इसके एग्जांपल है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये अपन पर्टिकुलरली देते हैं, जनरली अपन एटिपिकल ही देते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। ये तो बात हुई साइकोफार्माकोलॉजी की। इसके अलावा अपन पर्सन जो है उसको अपन ईसीटी भी दे सकते हैं। अगर जैसे ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रहे हैं और उसमें साइड इफेक्ट अगर अपन को ज़्यादा देखने को मिलते हैं पेशेंट में, तो अपन जो है स्विच ऑन करते हैं फिजिकल थेरेपी या फिर फिजिकल थेरेपी या फिर सोमेटिक थेरेपी। फिजिकल थेरेपी या फिर सोमेटिक थेरेपी, जिसका एग्जांपल क्या है, ईसीटी। इसमें अपन क्या देते हैं, ईसीटी। ईसीटी क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। अगला जो लेक्चर होगा अपना उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे ईसीटी के बारे में। ठीक है, ये कितनी देते हैं और कितने वीक्स में देते हैं, ये अपन देते हैं 4 to 6 या फिर 8 वीक्स में।
कितनी बार दे सकते हैं ये अपन? 8 से 10 बार दे सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं? 8 से 10 बार या 6 से 10 बार अपन दे सकते हैं। मतलब 4 to 6 वीक के अंदर जो अपन ईसीटी देते हैं वो कितनी दे सकते हैं? ठीक है, वो कितनी बार दे सकते हैं? 8 से 10, या फिर अपन कह सकते हैं 10 से 12 बार अपन जो है ईसीटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या ड्रग यूज की जाती है, ये अपन अगले लेक्चर में डिटेल बात करेंगे। अभी अपन को इतना पता होना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया में ईसीटी अपन कब यूज करते हैं? एक तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के केस में यूज करते हैं, या फिर क्या हो ड्रग के साइड इफेक्ट ज़्यादा हो उस केस में अपन यूज करते हैं। 4 to 6 या 4 to 8 वीक्स में अपन को कम से कम 10 से 12 बार जो है ईसीटी परफॉर्म करनी है। इससे होता क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें बैलेंस बना रहता है। जैसे कि अपन को पता है कि सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, डोपामीन बढ़ावा होता है, डोपामीन बढ़ावा होता है। तो जब अपन ये ड्रग देते हैं उसका क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ईसीटी के द्वारा, तो अपन ईसीटी परफॉर्म करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे पर्सन जो है वो रिकवर कर गया है, तो जब उसको रिकवर कर गया है तो उसको अपन साइकोसोशल थेरेपी भी देते हैं। उस थेरेपी से क्या होगा कि पर्सन जो है वापस सोसाइटी से क्या होगा, रिकनेक्ट होगा। उसको ऑक्यूपेशन के बारे में सिखाया जाता है ताकि वो कुछ भी काम करेगा तो वो अपनी जो है जिंदगी मतलब जो भी है कमा सकता है, उससे जो है खा सकता है, खा पी सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो उसके लिए अपन क्या देते हैं, साइको सोशल। उसके लिए क्या होती है, साइको सोशल थेरेपी, साइको सोशल थेरेपी। ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग थेरेपी होती है, जैसे कि इंडिविजुअल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है। ठीक है, इसके अलावा कोग्निटिव थेरेपी वगैरह अपन यूज़ करते हैं। तो ये अपना था ओवरऑल सिजोफ्रेनिया जो अपन ने पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।